नमस्कार दोस्तों, निश्चित ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का इतिहास भारत रच चुका है और क्या अब भारत एक और इतिहास चांद की धरती से वापस पृथ्वी पर आने का रचने वाला है। भारत को चांद पर उतरे हुए 2 दिन बीत चुके हैं और अब अगले 12 दिन तक हमारा विक्रम लैंडर चांद की धरती पर सभी लक्ष्यों को पूरा करेगा और प्रज्ञान रोवर, जो कि एक चलती फिरती कार जैसा है, वह भी चांद पर घूम घूम कर अपने सभी मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में लग चुका है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 को जिस LVM रॉकेट के साथ जोड़ा गया था उसका वजन 642 टन है, जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। यानी कि चंद्रयान 3 के रॉकेट ने 130 एशियाई हाथियों जितने वजन को लेकर उड़ान भरी थी। इसमें चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है, जो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और विक्रम लैंडर जो चांद की धरती पर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर उतरा है, उसका वजन 1752 किलोग्राम है, जिसके साथ ही एक और पेलोड 26 किलोग्राम का प्रज्ञान रोवर भी शामिल है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने मिशन के सारे लक्ष्य पूरे करके पृथ्वी पर वापस कैसे आएंगे? इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को वापस पृथ्वी पर आने के लिए किस तरह से तैयार किया है और कौन सा तरीका है जिससे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की धरती से लिए गए सारे सैंपल और डेटा पृथ्वी पर लाकर देगा? तो आइए जानते हैं चंद्रयान 3 अपने मिशन के सारे लक्ष्यों को पूरा करके पृथ्वी पर वापस कैसे आएगा। दोस्तों, चांद की धरती से किसी भी विमान को उड़ान भरने के लिए क्या करना पड़ता है? पृथ्वी से किसी भी यान को उड़ान भर के पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने के लिए रॉकेट लॉन्चर की मदद ली जाती है, या फिर किसी भी यान को उड़ाने के लिए हवाई पट्टी का उपयोग किया जाता है। लेकिन चांद की धरती पर ना तो रॉकेट लॉन्चर की व्यवस्था है और ना ही किसी हवाई पट्टी की। तो ऐसे में चांद की धरती से कोई विमान उड़ान भरकर वापस पृथ्वी पर कैसे आएगा? अभी तक चांद से वापस जो यान पृथ्वी पर आए हैं वह किस विधि का उपयोग करते हुए आए हैं? लेकिन चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने वाला अभी तक एक भी देश नहीं था, और अब एकमात्र देश है और वो है अपना भारत, जिसने चांद की धरती पर डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया है और दुनिया में इतिहास रच दिया है। लेकिन हम बात करते हैं चांद से वापस पृथ्वी पर अपने विमान को लाने की, तो डार्क साइड से वापस पृथ्वी पर आने वाला देश अभी तक कोई नहीं है। लेकिन बात करें चांद के डार्क साइड के अलावा दूसरी साइड से वापस आने की, तो इस प्रकार का अनुभव 3 देशों के पास है। लेकिन चांद के डार्क साइड से वापस आने का अनुभव अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे में चंद्रयान 3 मिशन डार्क साइड से वापस पृथ्वी पर कैसे पहुंचेगा। तो बता दें कि चांद पर जाकर वापस पृथ्वी पर आने की प्रक्रिया सबसे पहले नासा ने शुरू की थी, जब उन्होंने अपना पहला इंसान चांद की धरती पर उतारा था। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। इस मिशन के द्वारा अमेरिका ने अपने इंसानों को सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चांद पर उतारा था। चांद से वापस उड़ान भरकर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लाया था। यह 54 वर्ष पुरानी बात है। 16 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस विशाल सैटर्न बी रॉकेट के ऊपर अपने अपोलो अंतरिक्ष यान में सवार थे और महज 11 मिनट में ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गए थे। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान को 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17 पर उतारा था। नासा का अपोलो 11 4 दिन तक सफर करने के बाद चांद पर पहुंचा था। 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा था और 3 में से 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरे थे। उनके साथ गए तीसरे एस्ट्रोनॉट्स
माइकल कॉलिंस चांद की कक्षा में भ्रमण कर रहे कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। जिस प्रकार से भारत ने प्रपल्सन मॉड्यूल भेजा है, उस प्रकार से उन्होंने कोलंबिया नाम का एक मॉड्यूल भेजा था, जिसमें बैठकर तीसरा एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस चांद की कक्षा में भ्रमण कर रहा था और इधर ये दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतर गए थे। इस दौरान उन्होंने 21 किलो 600 ग्राम कंकड़ और पत्थर जमा किए थे, जिन्हें वे वापस पृथ्वी पर अपने परीक्षण के लिए साथ लेकर आने के लिए यान में बैठ गए थे। लेकिन इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव सही सलामत वापस धरती पर आने का अभी बाकी था। अपने मिशन को पूरा करके ये दोनों अपने स्पेसक्राफ्ट के लैंडर मॉड्यूल ईगल पर बैठ गए। ईगल मॉड्यूल जिस प्रकार से हमने विक्रम लैंडर को भेजा है, ठीक उसी प्रकार से उनके मॉड्यूल का नाम ईगल था। तो इस यान में 2 इंजन लगे हुए थे, एक डिसेंट इंजन और दूसरा एसेंट इंजन। डिसेंट इंजन का काम था यान को नीचे उतारना, तो अब यान नीचे उतर चुका था और उसका कोई काम शेष नहीं रहा था। इसलिए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंदर बैठते ही सबसे महत्वपूर्ण काम डिसेंट इंजन को यान से अलग करने का किया और उसे चांद पर ही छोड़ दिया ताकि यान का वजन कुछ कम हो जाए। इसके बाद उन्होंने एसेंट इंजन को स्टार्ट किया। एसेंट इंजन का काम चांद की धरती से उड़ान भरकर चांद की कक्षा में लाना था। इसके बाद दोनों ने चांद की सतह से ऊपर उठने की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके बाद एसेंट इंजन थ्रस्ट पैदा करके धीरे धीरे चांद की कक्षा की तरफ पहुंचने लगा। दोस्तों, चंद्रमा की सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा हिस्सा है। यही कारण है कि चांद से जब कोई यान वापस पृथ्वी के लिए उड़ान भरता है तो इसे पृथ्वी की तुलना में बहुत कम ईंधन की जरूरत होती है और बहुत कम थ्रस्ट से ही यह आसमान की तरफ उड़ान भर सकता है। दोस्तों, यह विमान हमारे विक्रम लैंडर से कहीं बड़ा था। विक्रम लैंडर का वजन 1752 किलोग्राम था और जिसे चांद तक पहुंचाने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल हुआ वह 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर था। लेकिन चांद से वापस उड़ान भरने के लिए इतने भारी भरकम रॉकेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में केवल छठा हिस्सा ही है। इसलिए वहां से उड़ान भरने के लिए पृथ्वी की तुलना में लगने वाले फ्यूल का छठा हिस्सा ही वहां पर लगता है। लैंडर ईगल भी एसेंट इंजन की मदद से चांद की धरती से वापस उड़ान भरकर चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे कोलंबिया, जिसमें माइकल कॉलिंस उनका इंतजार कर रहे थे। ईगल चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद कोलंबिया के साथ ही चांद के चक्कर लगाते हुए उसके साथ जुड़ गया, जिसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन भी लैंडर ईगल से कमांड सेंटर कोलंबिया में चले गए। अब ईगल लैंडर और उससे जुड़े एसेंट इंजन का भी कोई काम शेष नहीं था, इसलिए धरती पर वापस आने वाले मॉड्यूल से इसका वजन कम करने के लिए इसे भी चांद की कक्षा में ही छोड़ दिया गया। इसके बाद माइकल कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल का इंजन ऑन किया और अर्थ इंजेक्शन फेज की शुरुआत की, जिसमें यह स्पेसक्राफ्ट चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर धरती की ओर बढ़ने लगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण काम बचा था, वो था स्पेस शटल से अंतरिक्ष यात्रियों वाले केबिन को अलग करने का, और पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने से पहले ही इसे अलग कर दिया गया ताकि अंतरिक्ष यात्रियों वाला त्रिकोण आकार केबिन और भी हल्का हो जाए और वह अपनी त्रिकोण आकार बनावट की वजह से हवा को चीरता हुआ धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाए। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा में दाखिल हुआ तो पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण की वजह से तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से काफी गर्मी पैदा होती है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट की बाहरी दीवारों पर हीट रेजिस्टेंस ब्लॉक लगाए जाते हैं। अपोलो 11 भी जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा था तो इसके बाहर घर्षण की वजह से आग जल रही थी, लेकिन अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को यह हीट प्रभावित नहीं कर पा रही थी। और जब यह मॉड्यूल निश्चित ऊंचाई पर आ गया
तो उस पर लगे 3 पैराशूट्स को खोल दिया गया, जिससे उसकी रफ्तार और कम हो गई और उसने प्रशांत महासागर में लैंडिंग कर ली, जहां से नासा की टीम ने इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। और इस तरह 24 जुलाई 1969 के दिन नासा के इस कमांड मॉड्यूल ने चांद से लेकर धरती तक की सफलतापूर्वक यात्रा की थी। दोस्तों, अब अगर हम हमारे चंद्रयान 3 की बात करें तो 23 अगस्त को शाम को चांद की धरती पर भारत ने झंडे गाड़ दिए और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर घूम रहे हैं। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक लूनर डे यानी कि धरती के 14 दिन के बराबर के समय तक वहां पर लगातार काम करेंगे, क्योंकि वहां पर अगले 14 दिन तक सूर्य की रोशनी रहने वाली है। इसके बाद सूर्य की रोशनी के अभाव में चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर निष्क्रिय हो जाएंगे और अगले 14 दिन तक लगातार चंद्रमा पर रात होने की वजह से उसे पावर नहीं मिल पाएगा। 14 दिन बाद वह फिर से काम कर भी सकता है और नहीं भी, इसके लिए इसरो ने अभी इनकार नहीं किया है। लेकिन जहां तक सवाल है चांद की धरती से वापस पृथ्वी पर आने का, तो चंद्रयान 3 को चांद से वापस पृथ्वी पर आने के लिए बनाया ही नहीं गया है। उसका उद्देश्य वहां पर सैंपल कलेक्ट करने का है ही नहीं। दरअसल चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वहां से जो जानकारी एकत्रित करेंगे वह डेटा के रूप में होगी और उस डेटा को रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा इसरो प्राप्त कर लेगा और सभी जानकारी इसरो के पास बिना चंद्रयान 3 के वापस पृथ्वी पर आए बिना ही प्राप्त हो जाएगी। अगर चंद्रयान 3 का उद्देश्य चांद की धरती से सैंपल कलेक्ट करने का भी होता तो निश्चित रूप से भारत चंद्रयान 3 को वापस पृथ्वी पर लाता। तो यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और वहां से डेटा कलेक्ट करने का मिशन था, सैंपल कलेक्शन का नहीं था। यानी चंद्रयान 3 की चांद की धरती से वापसी नहीं होगी। और यदि भविष्य में इसरो चंद्रयान 4 की प्लानिंग करता है और सैंपल कलेक्शन को भी अपने मिशन में शामिल करता है, तो इसरो भी अमेरिका से आगे जाकर इतिहास रचेगा और डार्क साइड से पृथ्वी पर वापस आने वाला पहला देश भी बनेगा। दोस्तों, इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब रुकने वाला नहीं है और एक के बाद एक मिशन अंतरिक्ष में अब आप इसरो की तरफ से देखने वाले हैं। इसरो को इन मिशनों के लिए आप शुभकामनाएं जरूर दें और यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।